हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन और विकास के सिलसिले में पार्ट 6 करने वाले हैं और प्रश्न उत्तर में ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या महत्व है, उस पर आधारित प्रश्नों को देखा। और क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 में हम लोग प्राकृतिक संसाधन, मृदा से संबंधित जितने भी वस्तु प्रश्न, लघु उत्तरीय तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बने हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एस के चिरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। अब पंजाब के जगह पे आपको हरियाणा भी दे सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी दे सकता है। ये सेशन हमारा कल ही समाप्त हुआ था। वहाँ पे हमने बताया था जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे अत्यधिक सिंचाई हो जाती है, जिसके कारण भूमि में निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। इसलिए पहला का डी ऑप्शन सही है। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित होती है। तो मृदा के प्रकार में हमने सभी तमाम चीज़ों पे चर्चा किया है। वहाँ पे हमने बताया था पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे हमें सोपानी कृषि करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। आइए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। तीसरा का बी ऑप्शन सही है। कल के सेशन में एक क्वेश्चन आया था, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है, एंड्रीन। हमने वहाँ पे अंडरलाइन भी कराया था और बताया था कि आप इसे देख लें। आइए ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, काली मृदा का क्या नाम है। तो काली मृदा के जो वहाँ के लोकल लोग हैं काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो 5 का बी ऑप्शन सही है। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए हैं और इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में बताना है। तो जलोढ़ मृदा का पहला ही प्रकार है। वहाँ पे हमने बताया था ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के अलावा राजस्थान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे हमें मृदा में इस माने जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल उगा सकते हैं हम लोग, गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का और दलहन वाले पौधे जो है अरहर, चना, मूंग इत्यादि फसलें उगा सकते हैं। आइए हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। लघु उत्तरीय का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए समोच्च कृषि कहाँ होती है। समोच्च कृषि जो है ये जुताई द्वारा की जाने वाली कृषि है, खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा जल तीव्रता से ढलानों पर से क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को क्या करते हैं, बहा ले जाते हैं। इसी को रोकने के लिए समोच्च कृषि अपनाई जाती है। ये कल के सेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अगर कल वाले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये समोच्च कृषि से क्या होगा कि इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को नहीं बहा पाएगा और खेतों की नमी बनी रहेगी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। आइए हमारे पास थर्ड लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि का उपयोग की जाती है। ये भी कल के सेशन से ही संबंधित प्रश्न है, इसलिए आप कल वाले सेशन को जरूर तैयार कीजिए। वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी हमने बताया है। ये पवन अपर्दन, अब ये जो पट्टिका कृषि पद्धति है इसमें क्या होगा, इससे कृषि पद्धति में खेतों के बीच जो घास जो है पट्टियाँ विकसित की जाती है और इन घास के पट्टियों के कारण
पवन का जोर खेत की मिट्टी को नहीं उड़ा पाता है। इसके अलावा ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी खाली ना रह पाए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा महानदी गोदावरी कावेरी के मुहाने पर भी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मिट्टी की विशेषता यह है कि सभी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो काफी उपयोगी है। इन डेल्टाओं पर धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, अरहर आदि फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फसल चक्रण क्या है? इसका मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन हमने बताया था समोच्च कृषि, और इसको यानी समोच्च कृषि और फसल चक्रण को अभी माइंड में टिकअप कर लिए। मोस्ट VVI लघु उत्तरीय प्रश्न है, हर हाल में आपको याद रखना है। कल के सेशन से ही संबंधित यह प्रश्न है। हमने बताया है कि फसल चक्रण जो है मृदा अपरदन में सहायक सिद्ध होता है। किस प्रकार? अगर हम लोग एक वर्ष गेहूं, कपास, मक्का आदि का फसल उगा लिए हैं तो दूसरे वर्ष में हमें दलहन या तिलहन वाले पौधों को उगाना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और भूमि की उपज शक्ति हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा के संरक्षण में फसल चक्रण जो है आवश्यक है। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? अधिक सिंचाई या अति वर्षा से जलक्रांतता उपस्थित हो जाती है। मृदा अपरदन में इसकी भूमिका उपस्थित होता है कि मृदा में इससे क्या होगा, लवणीय तथा क्षारीयता वृद्धि हो जाती है। इसी कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है और इसकी उपज शक्ति क्षीण हो जाती है। परिणाम स्वरूप फसल की कमी होने लगती है, जिससे अकाल का सामना करना पड़ता है। ऐसी निम्नीकरण वाली भूमि में मानव सभ्यता के विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानव सभ्यता के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मानव को जीवित रहने के लिए इस सभ्यता को कायम रखना है तो हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। कुछ ऐसे हमें उपाय करना होगा जिससे कि भूमि फिर से उपजाऊ बन सकते और उसकी उपज शक्ति फिर से बरकरार हो जाए। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर करके जैविक खेती का उपयोग करना चाहिए। पहले दलहन तथा तिलहन की खेती की जाए, उसके बाद गेहूं या जौ या आलू वगैरह बोया जाए। कुछ वर्ष बाद वह भूमि अवश्य ही उपजाऊ हो जाएगी। पुनः जलाक्रांतता उपस्थित हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमें कम से कम सिंचाई करना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 2, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह ही मृदा है जिस पर हम कृषि का कार्य करते हैं। क्षरण भी इसी का होता है, अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है। मृदा के क्षरण के कई कारण हैं, जैसे तेजी से बहता हुआ जल, वेग पवन, हिमानी, समुद्री लहरें इत्यादि। मृदा के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ उसका उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि पहाड़ी ढलानों पर वर्षा जल के कारण मृदा उसके साथ बह जाती है। खेत खाली रहने पर पवन मृदा को उजाड़कर स्थानांतरित कर देता है। इसके बचाव करने के उपाय ये हैं कि खेत में कभी खाली नहीं रखा जाए। अगर फसल न हो तो घास भी उगा दें ताकि पवन मृदा को हवा में नहीं उड़ा सके। अगर खेतों के चारों ओर से वृक्ष लगा दें तो उससे भी पवन मृदा को नहीं उड़ा पाएगा। इससे लाभ भी मिलता है कि वृक्ष के पत्ते गिर करके खेतों में सड़ जाते हैं, जिससे ह्यूमस बन जाता है, जिस कारण फसल की वृद्धि हो जाती है और खेत की उर्वरा शक्ति वापस आ जाती है। दीर्घ उत्तरीय में लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका स्थान लगभग नगण्य है, क्यों? तो बात सही है कि भारत में अत्यधिक पशुधन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जो है नगण्य है। इसका कारण है कि देश में कृषि क्षेत्र बढ़ाने के चलते चारागाहों की कमी हो गई है। जहाँ
भी है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी को ही साधन लिए जाते थे, लेकिन आज की सभ्यता के अनुसार मोटर गाड़ी, जीप, कार इत्यादि हो गए हैं। बैल भैंसा गाड़ी का स्थान चक्कों ने ले लिया है, यानी पहिया। पहले कृषि कार्य में खेती की जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता था, जिससे कि बैल या भैंस खींचते थे, लेकिन आज सभी काम में मशीनरी हो गई है, जिसके कारण भैंस पालन, बैल पालन लोग उदासीन हो गए हैं। आज गाय तथा भैंस को पशुधन माना जाता है। यदि गाय बच्चा या भैंस पड़ा देता है तो उनका पालन लोग बोझ समझने लगते हैं। अतः कहना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है नगण्य अवश्य है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। तो ये रहे ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का संग्रह। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन का एक और प्रकार है जल संसाधन, उस सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।